पैर में क्या हुआ आपके? सर वो लिगामेंट इंजरी हो गई है। हैव अ सीट। आप हिंदी में कंफर्टेबल है इंग्लिश? सर दोनों में। आप कैसे देंगे इंटरव्यू? कैसे हिंदी देना में। चाहेंगे? हिंदी में देंगे। यस सर। इंट्रोड्यूस करिए। सर मेरा नाम रोहित सिंह है और मैं अभी BHEL में एज ए इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ दिल्ली में। उसमें मार्केटिंग की पोजीशन में फंक्शन कर रहा हूँ। और उसके अलावा अभी मुझे हॉबीज़ मेरी हैं ब्लॉग राइटिंग एंड ट्रैवलिंग, ग्राफिटी टेस्ट की कुछ करता रहता हूँ प्रैक्टिस, और मूवीज़ देखता हूँ। झगड़ा हुआ है आपको सुबह किसी से? नहीं फिर बी स्माइल, ओके कीप स्माइल ऑन फेस ओके। ठीक है, अपना बैकग्राउंड बताइए। सर इंजीनियरिंग की है UPTO से, और मेरे पिताजी मेडिकल डिपार्टमेंट आई टेक्नीशियन हैं, और मेरा ब्रदर इज स्टडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड माय मदर इज हाउसवाइफ। सैफई यूनिवर्सिटी एंड आई बिलोंग टू my native place is Bahraich district, but I generally lived in different places. My education completed in Lucknow, and after that I shifted to Greater Noida for graduation, and after that I'm living in Delhi for that BHEL job. अभी आप दिल्ली रह रहे हैं? Yes कितने समय से? sir, 2012 से। अब 6 साल हो गए। Yes sir. और उससे पहले ग्रेटर नोएडा में था, तो ऑलमोस्ट 10 years अच्छा। अच्छा, आप ग्रेटर नोएडा में आपने इतना समय व्यतीत किया है, तो जस्ट टेल अस कि ग्रेटर नोएडा में IT इंडस्ट्रीज के लिए क्या चैलेंजेस हैं? गिव मी 3 पॉइंट्स, बी स्पेसिफिक। ओके। भी ग्रेटर नोएडा में पहला सर कनेक्टिविटी अभी उतनी स्मूथ नहीं हुई है सर। पीपल आर नॉट लिविंग दैट मच। वहाँ पे क्राइम दूसरा रीज़न है। उस कनेक्टिविटी आइसोलेशन के कारण क्राइम भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण भी फैक्ट्रीज और वो ऑफिस प्लेसेस अभी हेजिटेट कर रहे हैं उधर की तरफ शिफ्ट करने को। तीसरा ये एजिटेशन होते हैं लैंड एक्विजिशन वाले, उसमें बहुत बार डिस्टर्बेंस होता है, उसके कारण पोलिटिसाइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण वो मेजर ये रीजन्स हैं जो अभी वो लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। वहाँ के लोगों में भी वो कल्चर नहीं आया। मेनली वहाँ पे वो पुराने जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने वो ज़मीनें ले ली हैं, और वो कल्चर उनके अंदर आया नहीं जितना नोएडा में आ चुका है। नोएडा मेनली बसा हुआ है माइग्रेंट्स से, जो पुराने वर्क सर्विस क्लास से, और वहाँ पे मेनली लोग हैं ग्रेटर नोएडा में वहीं के ओरिजिन, और वहीं से जो लैंड एक्वायर होने के बाद जो कॉम्पनसेशन में उन्होंने लैंड खरीदी है, तो उनमें और दोनों में डिफरेंस वो ज़्यादा है उस तरह का कल्चर वाला। इसके कारण बहुत क्राइम और सर्विस वाला कल्चर नहीं है वहाँ पे जैसा नोएडा में है। मेन रीज़न जिसके कारण वहाँ पे भी वो फ्लरिश नहीं हो पा रहा है। और पहला वो बताया मैंने, आइसोलेशन उतना नहीं हो पाया। कनेक्टिविटी अभी मेट्रो कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई, एक रोड अभी एक्सप्रेस वे बनाई गई है बस। ओके, तो आप ये बताइए सॉल्यूशंस क्या सजेस्ट करेंगे आप? कुछ इनोवेटिव आइडियाज दीजिए कि कैसे क्राइम कम करना है, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ानी है, एंड हाउ वी हैव टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन। द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है वो कैसे जनरेट करना है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। सर फर्स्ट कनेक्टिविटी के लिए एक एक्सप्रेस वे है, दूसरा रोड बन रही है, अल्टरनेट रूट्स वो कंटिन्यू हैं, वो उन्हीं पे आगे बढ़ाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इन्हेंस करने होंगे सर। और इसके अलावा वहाँ पे अभी कोई समिट्स और ये सब समिट्स एंड फंक्शंस करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होगा उनको, और इंसेंटिव्स देने होंगे, टैक्स बेनिफिट्स देने होंगे, जिससे वो जो उनको थोड़ा सा हेजिटेशन हो, एक इंसेंटिव लगे कि यहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकें। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिपोर्टिंग
बढ़ानी होगी। वहाँ पे लोग हेजिटेट करते हैं रिपोर्ट, पहला तो इंसिडेंट रिपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, पुलिस से डर बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक में। वो या तो इधर बिकॉज ऑफ कि प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा है, वो पुलिस वाला भी उसमें हेल्प नहीं कर पाता है, बार बार उनको बुलाता है, उससे वो लोग हेजिटेट करते हैं। उस प्रोसेस को स्मूथ करना होगा। और ठीक है ना, वो आपने पुलिस के बारे में बताया, और ये कैमरा और ये अभी वहाँ पे नहीं लगे हुए हैं जिससे कि रिकॉर्ड किया जैसे इंसिडेंट, वो सब कम है वहाँ, वो करने होंगे। और रूरल अर्बन डिवाइड के लिए सर एजुकेशन प्रमोट करनी होगी। अभी वहाँ पे डायरेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बन गए, लेकिन अभी इतना, और इंटरनेशनल स्कूल्स बना दिए उन्होंने डायरेक्ट, वैसे स्कूल जो सभी लोगों के लिए हो सके वैसे स्कूल्स नहीं है, बहुत कम है। कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट जानते हैं आप? जी सर। क्या होता है? गवर्नमेंट पुलिस एंड कम्युनिटी बोथ एक दूसरे के साथ यूनिशन में सपोर्ट करके एक दूसरे को वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ उसका रोल हो सकता है? ऑब्वियसली सर, कम्युनिटी पुलिसिंग यहाँ पे भी मतलब किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है। वहाँ पे बहुत सारी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, वो एक चीज़ है जो, क्योंकि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हैं तो रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी में वो लोग ऑलरेडी बहुत सारा काम उस तरह का करते हैं, तो दे कैन हेल्प इन कम्युनिटी पुलिसिंग। आपने ये हॉबी मेंशन किया है, वॉचिंग इंस्पिरेशनल मूवीज। जी सर। बताइए कुछ एग्जांपल्स। सर एक तो सबसे ज़्यादा मुझे मेरी इंस्पिरेशनल फेवरेट मूवी है रंग दे बसंती, जो बहुत पहले, जिसने मतलब अभी तक इंस्पायर ही करते रहे, जिसके कारण मैं सिविल सर्विसेज में भी आना चाहता हूँ। और इसी तरह की सर, क्या सीखा उसमें आपने? उसमें सबसे बड़ा मैसेज वही था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो वो उसके लिए मैं अपना बिट कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। रंग दे बसंती इसी तरह से सर एक इंग्लिश मूवी है, डिफेंस मिनिस्टर को मारोगे तो नहीं? क्या सर? डिफेंस मिनिस्टर को मार के? नहीं सर, हिंसा का साथ करने का। तो उसमें आपने हिंसा को छोड़ दिया। जी। तो गांधी जी के बारे में क्या विचार है आपके? गांधी जी के जो आइडियोलॉजी, सत्य, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो दोनों चीज़ें वो सर अभी भी रिलेवेंट है। और वो पूरे हमारा जो पहले पूरे इंडिया का कल्चर जो था पुराना वसुधैव कुटुंबकम, उसको भी वो रिलेट करती हैं कि सभी, और आजकल के इंटरनेशनल इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करने के लिए वो बहुत बड़ा टूल है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड इस तरह के वायलेंट इंसिडेंट से जूझ रहा है, तो उसमें वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, सभी जगह पे इसी तरह के और वो लोग भी आखिर में ऐसे सोल्यूशन पे ही आए। कोलंबिया में भी लोगों ने, रिबेलियस लोगों ने, उन्होंने पार्टी बनाई कि चलो आप लोग भी पॉलिटिकल सपोर्ट दो। तो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है? जी सर। मी टू कैंपेन सुना है आपने? जी सर। क्या है? मी सब जो जिन लोगों के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई इंसिडेंट हुए हैं, वो लोग अभी पब्लिक प्लेसेस में, मतलब पब्लिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, दे आर कमिंग अप विद द नेम ऑफ द हैरेसर, और जिन्होंने उनको परेशान किया, नेम एंड शेम है कि उनको उनका नाम लेकर के क्या उनको व्यूज हैं इस पर? क्या ये सही है? आपके व्यूज क्या हैं? सर सही भी है, गलत भी है। क्योंकि सही इसलिए है कि सिचुएशन उन लोग को ऐसा नहीं, और मतलब सिस्टम ने ऐसा सपोर्ट नहीं किया जो कि वो लोग, एक तो पॉलिटिकल सिस्टम या लीगल सिस्टम ऐसा नहीं है, उनको इतना स्मूथ नहीं लगा कि वो लोग आगे आकर के उस टाइम उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर पाए। और सोशल सिस्टम हमारा ऐसा है कि हमेशा उनको विक्टिमाइज किया जाता है, जो विक्टिम है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के, उनको अलग कर दिया जाता है कि वो रेप विक्टिम है। उनको अगर वो जाके परिवार में भी बताते तो उसको चुप करा दिया जाता है। तो उसके कारण उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी, ये मेनली इन लोगों ने किया जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बहुत एजुकेटेड हैं, उन लोगों ने ऐसा किया है। तो हमारे समाज में इस तरह का नीचे लेवल पे जिन्हें कम एजुकेशन है, वो लोग कितना ज़्यादा झेलते होंगे, ये एक चीज़ को हाईलाइट करता है। और वो इस तरह से ये एक आया, मैसेज आया पूरे समाज को कि ऐसे मतलब हमें अपने जो लीगल सिस्टम को उसको स्मूथ करना होगा कि लोग आगे आकर के अपना रिपोर्टिंग, उस कोई भी
हैरेसमेंट का क्राइम हुआ, कुछ हुआ तो उसको रिपोर्ट करें आकर के और उनको सपोर्ट मिले, ना कि उनको विक्टिमाइज किया जाए, ना कि उनको परेशान किया जाए, बार बार बुला करके बार बार एक्सप्लेन करा। गलत इसलिए है कि सर कई लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि मतलब नाम एक्चुअली हुआ नहीं और वो उसको एज ए बार्गेनिंग चिप यूज़ कर रहे हैं, एज ए ब्लैकमेलिंग टूल यूज़ कर रहे हैं। और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके पास। जैसे उनका किसी का इंसिडेंट चेतन भगत का हुआ, अब उसमें पता नहीं कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, और उसकी फेम पे गड़बड़ी हो सकती है, उनका पूरा करियर चौपट हो सकता है। अच्छा रोहित जी, आप हमें ये बताइए कि आप लखनऊ में रह चुके हैं, वहाँ के अवधी कल्चर से तो आप अच्छे से परिचित होंगे। अवधी कल्चर प्लस आप नोएडा में भी रह चुके हैं, ठीक है, प्लस आपने गंगा जमुना तहजीब का भी सुना ही होगा। जी सर। अवधी कल्चर और गंगा जमुना तहजीब में कुछ डिफरेंस है? सर एक अवधी कल्चर अब मतलब ये एक अवध क्षेत्र को बोला गया, गंगा जमुना तहजीब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान और सभी रिलीजन एक साथ रहते हैं। अवधी कल्चर एक अवध क्षेत्र के लिए बोला गया, स्पेशली जो अयोध्या से लेकर के इधर लखनऊ और इन सबको अवध एक रीजन बनाया गया था। जो मुस्लिम रूलर्स थे उन लोगों ने बोला था कि अवध एक क्षेत्र रहेगा, अयोध्या से ही बना था ये अवध करके क्षेत्र, इस पूरे रीजन को ही अवध क्षेत्र कहा जाता था। तो उसमें भी सारे रिलीजन के लोग मिलजुल के रहते थे, इसलिए उनको अवधी क्षेत्र अवध कल्चर कहा गया कि लोग अपने कम्युनल हार्मोनी के साथ रहेंगे और रहते रहे। बहुत क्या यूनिक है इस अवधी कल्चर में? एक तो सर वही अभी पहले आप वाली तहजीब है अवधी कल्चर की, पहले आप जी, ओके, और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, छोटे फैमिली और जो भी ट्रेडिशन पुराने चले आ रहे हैं उसको बहुत दिनों तक फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे चिकनकारी जो चल रही है बहुत दिनों से चले, खाने का पुराना जो इन लोगों का दिया वो पुराना ट्रेडिशन है नॉन वेज का, वो चलता आ रहा है। मतलब पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए उस लेगेसी को बढ़ाने का एक यहाँ पे एक इन लोगों का इंस्पिरेशन था कि बढ़ाते जाएं उस ट्रेडिशन। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे बहुत पुरानी मतलब यहाँ पे हैं, और भी इंडिया में ही उस ट्रेडिशन को कहा जा सकता है, उसको नाम पर्टिकुलरली इस रीजन के लिए दे दिया गया। अच्छा, ये आपने लिखा ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है। जी सर। कहाँ ट्रैवल किया अभी आपने सबसे रिसेंटली तो उज्जैन गया था सर। अच्छा, उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल गए थे। उसके बाद तो ट्रैवलर और टूरिस्ट में क्या फर्क होता है? सर ट्रैवलिंग एक एक्सपीरियंस होता है कि आप ट्रैवलिंग की जरूरी नहीं तो उसी प्लेस को एक बहुत बड़े प्लेस पे जा कर के घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवलिंग आप इस एक सिटी में भी घूम के उसी सिटी में रह के घूम के भी उसको ट्रैवलिंग एक तरह से कह सकते हैं। उसकी एक एक माइन्यूट डिटेल को जो भी तुम्हें इंटरेस्ट करती है उसको एक ऑब्जर्व करके उसके बारे में कुछ। टूरिस्ट सर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को पहले टारगेट करता है, देन गो देयर, और वहाँ की चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व करके कैजुअल अप्रोच होती है टूरिस्ट की, अकॉर्डिंग टू मी। एक्सप्लोरर एंड ट्रैवलर में क्या डिफरेंस है? एक्सप्लोरर में सर, एक्सप्लोरर तो जनरल एक्सप्लोरिंग ऑफ वर्ड है, वो किसी भी सेंस में हो सकता है। इन ट्रैवलिंग सेंस की उसको पता नहीं उस जगह का, वो पहले गया और वहाँ पे उसने कुछ नया लगा कि अच्छा ये नई जगह, अच्छा यहाँ चलते हैं, इस तरह का एक्सप्लोरर है। ट्रैवलर में ऐसा पर्टिकुलरली नहीं हो सकता। सबसेट ऑफ ट्रैवलर इज एक्सप्लोरर। आपने मेंशन किया हुआ है कॉलेज लेवल टेक्निकल प्रेजेंटेशन, जी। राइट? क्या था ये टेक्निकल प्रेजेंटेशन? कॉलेज में टेक्निकल इवेंट्स होते थे तो उसमें हम लोग को प्रेजेंट करना होता था, तो एक बार वो सेकंड प्राइज मिला था उसके लिए। मैंने किया था सर इसके लिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। अभी कुछ उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है, उसी पे था वो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट। ट्रांसफार्मर का इंडक्शन के ऊपर था। जैसे ट्रांसफार्मर में एक कॉइल से दूसरे कॉइल पे करंट इंडक्ट हो जाता है, उसी को बेस बना के यूएस में कहीं पे एक लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ था उस टाइम की
एक बार उन लोगों ने थोड़ा सा एक कमरे की दूरी पे जलाया था उन लोगों ने इंडक्शन कॉइल लगा के वायरलेसली। यस, और उसके बाद एक वहीं पे यूएसबी के एक लैब में बहुत बड़ा रिंग बना के उन लोगों ने भी ट्राई किया था अच्छा एक्सपेरिमेंट। चलिए अभी आपका आखिरी क्वेश्चन। जी सर। आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जी सर। और आप यूपी से भी हैं जी। और आपने यूपी के इश्यूज काफ़ी सुने भी हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन में। वाई दिस कि वाई अभी भी एक चैलेंज है यूपी के लिए 24/7 पावर प्रोवाइड करना। बताइए क्यों ये इशू है अभी भी? I want a technical answer being an electrical engineer. Okay. पहला तो सर AT&C लॉस होता है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, पूरा सभी का पूरे पावर सेक्टर का एक बहुत बड़ा इशू AT&C लॉस है, जो मेनली डिस्कॉम को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है उसके लिए, क्योंकि वो AT&C लॉस जो होता है कलेक्शन इफिशिएंसी और बिलिंग इफिशिएंसी दो चीज़ों को कंपेयर करके होता है कि कितना आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, कितनी बिलिंग कर रहे हो। उसमें वो टेक्निकल लॉस भी आ जाता है और कमर्शियल लॉस भी आ जाता है, और उसमें अभी हम लोग बहुत 24% करते हैं यूपी में। क्या सर? कितना पावर जनरेट कर रहे हैं यूपी में? ये सर इसका एक्चुअल आइडिया नहीं है। लॉसेस सर 24% के अराउंड है AT&C लॉसेस, मतलब उससे डिस्कॉम्स की एफिशिएंसी हैम्पर हो रही है, पावर थेफ्ट बहुत ज़्यादा होती है। जब revenue नहीं आएगा, डिस्कॉम सारे लॉसेज में चल रहे हैं। पावर सरप्लस कंट्री है या नहीं? सर पावर सर इन टर्म्स ऑफ जनरेशन वी आर पावर सरप्लस कंट्री। रिसेंटली हुए हैं, मतलब कि अराउंड 400 गीगावाट के अप्रॉक्सीमेटली हो गया इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बट प्लांट लोड फैक्टर्स इज अभी उतना हमारा एफिशिएंट नहीं है। कितना है? सर 85 या 75 के अराउंड है। 75 है। Yes. As far as my knowledge, it is 60%, I guess. 65 है सर, मतलब एग्जैक्ट। This is unique. You mentioned your weakness as skepticism. What is the definition of skepticism? Doubting the things. It's good. What is the weakness in that? To question सामने things. वाले को बहुत परेशान कर देता हूँ उससे क्योंकि काम मिलता है सर वहाँ पे ऑफिस में भी, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं फिर उनको फॉलो अप करता रहता हूँ, काम हुआ कि नहीं हुआ। उससे ये लगता है कि अभी कर नहीं पाएगा, जल्दी करना है उस काम को हैंडल करना। इसमें भी, और अभी ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इसमें भी है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उस पर से तो आप कह रहे हो कि आप टीम बिल्डिंग कर ही नहीं सकते हो अगर आप किसी पर डाउट करोगे तो। इतना डाउट करोगे तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज तो कर ही नहीं पाओगे। आप अच्छे लीडर बन पाओगे? ये सर बन सकते हैं। टीम बिल्डिंग में सर उसी को बैलेंस करना है, बस थोड़ा सा ये वीकनेस है, उसको बैलेंस करना है। मैंने अपनी स्ट्रेंथ भी लिखी है टीम बिल्डिंग, और मैं वो करता हूँ सर। कॉन्ट्रारी चीजें हो गई है तो, ये आप दूसरे को डाउट भी कर रहे हो और आप कह रहे हो आप टीम बिल्ड भी कर लेते हो। ये सर वो उसको टीम बिल्डिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए सर उसको बार बार करना होता है। किसी भी टीम के लिए अगर उसका गोल नहीं पूरा होगा तो फिर वो टीम फिर नहीं रह जाएगी। तो कैसे आप इस चीज को ओवरकम करते हो? उसको बैलेंस करता हूँ, लेकिन ये है, मुझे ये फील होता है नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर टीम के गोल, कोई गोल अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी एक स्केप्टिक रहता हूँ कि होगा नहीं होगा, अभी करना है जब तक अनटिल आई हैव नॉट अचीव। अच्छा रोहित जी, ये फाइनल क्वेश्चन है हम लोगों की तरफ से। जी सर। This is skepticism, this is truth. Okay, so is skepticism a way towards truth or it is opposite to truth? स्केप्टिसिज्म लीड्स टू ट्रुथ सर। कोई ट्रुथ का एक्सपेरिमेंट जब होता है ना, उसमें पहला स्टेज स्केप्टिसिज्म होती है। साइंस के इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं उसमें भी सबसे पहले तो किसी चीज़ पे डाउट होता है, स्केप्टिक होता है आदमी कि ये है या नहीं है। न्यूटन का जो इंसिडेंट सुना है हम लोगों ने, जो एप्पल वाला कि एप्पल गिरा, तो उसमें स्केप्टिक वो उसका डाउट ही आया था कि वो हुआ था। Let's apply this to human relations. Yes, ठीक है, sir. जैसे अभी सबऑर्डिनेट्स की बात हुई आपके, यस सर। यहाँ आप ये एक ट्रुथ है और ये स्केप्टिसिज्म। आपने सबऑर्डिनेट्स पर डाउट किया तो आप उनके क्लोज जाएंगे ट्रुथ के लिए या दूर जा रहे हैं उनसे? सोच कर जवाब दीजिए। ठीक है सर, ट्रुथ के क्लोज जाएंगे उनसे। जब भी स्केप्टिक होगा तो क्वेश्चन करेंगे हम उनसे
क्वेश्चन करेंगे देन दे विल गेट रिस्पॉन्स, उनसे आंसर मिलेगा, उससे मेरा क्लैरिफिकेशन होगा, मेरा डाउट क्लियर होगा कि क्या हुआ, किस लेवल पे है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम कोई आ रही है नहीं आ रही है, जो आ रही है उसका मैं सोल्यूशन कर सकता हूँ नहीं कर सकता, या उसका कोई सोल्यूशन है तुम बताओ। तो उससे उनका कैपेबिलिटीज है जो कि उनका इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो इसलिए भी ये लगता है कि टीम बिल्डिंग के लिए अच्छा भी है। चलिए, थैंक यू रोहित जी। आप बैठिए आपके रिव्यूज भी बता देते हैं। नेगेटिव पहले जी हाँ, गड़बड़ हो गया वो। तब तक पूछना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बैठने की एक्चुअली जल्दी हो रही मेरे है। पैर के कारण It's ऐसा- okay. ओके बट नहीं थोड़ा मुझे भी avoid- लगा तुरंत कि- प्लस योर वे ऑफ विशिंग कि जब आपने विश किया चलते हुए नहीं करना है। जी मतलब स्टॉप रुकिए, हियर, यहाँ रुकिए, फिर विश कीजिए, देन टेक अ सीट। ओके, ठीक है थोड़ा आई कांटेक्ट पे ध्यान दीजिए। जी इधर उधर Yeah. आपके ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है। अब हम 2 लोग हैं यहाँ पे, पर बोर्ड में शायद ज्यादा होते होंगे, जी तो बोर्ड मेंबर्स पे ध्यान लगाइए ना, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक है। आप जो इनफॉर्मल गैप था आपको फिल करने की कोशिश कर रहे थे, आप यू आर लुकिंग साइडवेज, तो उसको कम कीजिए, ट्राई टू फोकस ऑन बोर्ड। और थोड़े सेंटेंसेस छोटे कर दीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से तो ये नेगेटिव मतलब रिव्यूज में है। सीट के लिए वाला आई कांटेक्ट और सेंटेंसेस छोटे। पॉजिटिव में आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। आई लाइक द वे आपने स्केप्टिसिज्म को कैसे आपने उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, अच्छा लगा मुझे काफ़ी ये कि आपने वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करी, तो अच्छा एटीट्यूड था। क्लैरिटी आपकी अच्छी है काफ़ी। प्लस फ्रॉम माय साइड नेगेटिव में आपका इन इनिशियल फेज आपका स्माइल मिसिंग था, काफ़ी देर तक ऐसे लगता रहा आप एक सैडिस्टिक टोन में बैठे हुए हैं, ठीक है, कि आपको रिमाइंड कराना पड़ा इज देयर एनीथिंग बैड हैपेंड विद यू, नहीं ना, नहीं so just be cheerful. First impression होता है ना, just try to be humble and polite with a cheerful smile, ठीक है, फेस पर दिखना चाहिए। प्लस आपका आई कांटेक्ट मींस whenever you were trying to explain things, आप क्या कर रहे थे कि आप रोटेट हो रहे थे, अपने हेड को रोटेट कर रहे हैं, प्लस आप you were trying to find the कुछ symbolic कुछ आपको हिंट मिल रहा है क्या, ओके, जी just be specific. If you are thinking, take a pause, आप सोचिए फिर बताइए, ठीक है, टाइप पेन भी जाइएगा, हाँ कॉलर ठीक है, कॉलर। प्लस आपके जो पॉजिटिव्स हैं, अलर्ट एंड अवेयर, गेटिंग इट, आई जस्ट लाइक इट, मीन्स आपका जो अलर्टनेस का लेवल था कि दिस इज स्केप्टिसिज्म ट्रूथ, आपने रैंडमली नहीं कहा, you were aware about the things and you were alert also, जो होता है ना कि you were present at the moment, ठीक है। सेकंड आप ऑब्जेक्टिव थे काफ़ी, ऑब्जेक्टिव मीन्स आपने कोई एक्सट्रीम व्यू नहीं लिया, you were a balanced person, plus you were supporting your ideas with the facts as well, ठीक है, वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव था आपका अप्रोच, यही रखना हमेशा, जी never ever let anything sensitive come into your mouth, ओके, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं आना चाहिए जो आप इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई टू, प्लस कॉन्फिडेंस, प्लस ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, ऑल द बेस्ट यार। यही सेम चीज़ है सर, मुझे मतलब कल मैंने वहाँ मॉक किया था चाणक्य में, ये नेगेटिव जो आप रखता है एग्जैक्टली वही उन्होंने बताया। नहीं वो है, जो चीजें हैं वो Eye reflect contact हुई। तो मैं आप बताओ, प्रिसाइज काम लाइन एकदम बोलनी है, एक काम करिए, आप क्या करिए, शीशे के सामने बैठिए और मिरर प्रैक्टिस Same कीजिए, मिरर प्रैक्टिस करते हो आप? अभी नहीं practice। मिरर प्रैक्टिस करो, जी। सामने कोई भी क्वेश्चंस हैं उसको बोलो और सामने एक अपने को देखो और थोड़ा इधर उधर 2-3 बोर्ड मेंबर्स होंगे उनको देखो। ये प्रैक्टिस 10-15 मिनट सुबह शाम करो, Daily 2-3 दिन basis, बाद। स्माइल वाला भी बोला था, आई कांटेक्ट भी बोला था, लाइन ये एक्चुअली एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप इतने लंबे वर्ड आंसर्स दे रहे हो ना कि आप बीच में भटक जाते हो, फिर इधर उधर देखते रहते हो। जी शॉर्ट रखोगे टाइम ही कम होगा, आपका आंसर खत्म हुआ अगला क्वेश्चन आएगा, आपका एक्चुअली आंसर मैनी खत्म टाइम्स हुआ। ये होता है कि बोर्ड मेंबर्स विल नॉट लिसन कि आप कंप्लीटली क्या बोलना चाह रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो बस आपको स्टॉप करके वहीं सेकंड क्वेश्चन चेंज कर देंगे। सो मे बी आप कुछ इंपॉर्टेंट कन्वे करना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे, राइट, वो नहीं होना चाहिए। जी सो व्हाटएवर स्पेसिफिक यू नो जस्ट पुट इट फर्स्ट, फिर उसके बाद आप थोड़ा एक्सटेंड कीजिए अपने आंसर को, जी ठीक है। चलिए, थैंक यू। ओके थैंक यू।